हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आज का रिवीजन होने वाला है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं और कॉन्सेप्ट है वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। एक इंडिविजुअल एसेट का हम इम्पेयरमेंट कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएस, जो इम्पेयरमेंट है ना वो आईएएस 36 के अंडर में आता है। ये आईएएस है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप सारे आईएएस को एक जगह पे चार्ट बना के सारे आईएएस एंड आईएफआरएस को नोट कर लीजिए। दैट वुड रियली हेल्प यू इन द एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है। इम्पेयरमेंट देखो, एक एसेट होती है, ठीक है। उसकी हमने उस एसेट को परचेज करा है, मान लो 100 में हमने उस एसेट को परचेज करा है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देती हूँ, उसके बाद में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। 100 में हमने उस एसेट को परचेज करा है, तो हमारी बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, 100 रिकॉर्ड करेंगे ना। अभी कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होने के बाद में उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट भी होती है। जैसे कि मान लो कि इसका 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ है इसकी, तो 10 ईयर यूजफुल लाइफ होने के बाद में इसका डेप्रिशिएशन जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। पर ईयर इसका डेप्रिशिएशन हो जाएगा 10। तो आफ्टर टू ईयर्स इसका डेप्रिशिएशन हो जाएगा 20। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट जो जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है, देखिए कैरिंग अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी 80, है ना। 100 माइनस 20 करेंगे ना, 2 ईयर्स का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20 हो जाएगा। उसको इस प्राइस में से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, 80। तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया। अब क्या हुआ कि हमने एसेट का इम्पेयरमेंट चेक करा या रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होती है, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद में रिवैल्यूएशन करते हैं। तो एसेट की वैल्यू डाउन हो गई। अभी यहाँ पे हमारी एसेट की वैल्यू है 80, लेकिन अब जब हमने रीवैल्यूएशन करा तो एसेट की वैल्यू जो है वो निकल कर आ रही है हमारे पास 60 ओनली। 60 आ रही है, तो यानी कि पहले से तो कम हो गई ना इसकी वैल्यू। अब जो इसकी वैल्यू है वो हो गई है 60, यानी कि 20 का लॉस हो गया हमें। अब एसेट हमने तो 100 में परचेज करी थी। डेप्रिशिएशन को लेस करने के बाद में जो कैरिंग अमाउंट हमारे पास है उससे भी डाउन वैल्यू हमें मिल रही है मार्केट में उसकी। इसके लिए जो 20 का है वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर यहाँ पे 100 का हमने परचेज करा था, 20 डेप्रिशिएशन हो गया, लेकिन अब अगर रीवैल्यू करते और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती, यानी कि अगर मान लो 90 आती, तो 10 का हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता ना। तो यहाँ पे हमारे पास 20 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है ना। इम्पेयरमेंट लॉस हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं इसको। तो ये जो 60 है ना, ये अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट अब ये होगी, अब ये नहीं होगी। अब हमने जैसे इस ईयर एंड में हमने लास्ट ईयर एंड में हमने इसमें इसको रिकॉर्ड करा था, यानी कि 80 में हमने इसको रिकॉर्ड करा था। लेट मी चेंज द पेन। सो 80 में हमने इसको रिकॉर्ड करा था, लेकिन अब हमें 60 में करना होगा ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो 60 है अब इसकी, है ना। तो अभी इम्पेयरमेंट का मतलब यही होता है कि जब हम एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हैं या रीवैल्यूएशन कर रहे हैं या इम्पेयरमेंट निकाल रहे हैं, तो उसके बाद में हम एसेट को अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जो नई वैल्यू आई है ना उस पे रिकॉर्ड करना होगा, और जो लॉस हमारा हुआ है वो हम चार्ज करते हैं किससे। अब देखो यहाँ पे एक चीज मेन है कि आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को कहाँ से चार्ज करते थे, ओसीआई से। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता था आपका, ओसीआई में जाता था। अब जब आपको लॉस हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है ना, वो कहाँ जाएगा, ओसीआई में नहीं जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि ओसीआई में नहीं जाता, ये जाता है आपका पीएनएल में जाता है, ये है ना, किस में जाता है, पीएनएल में। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पीएनएल में आपका ये जाएगा लॉस। इसके कॉन्सेप्ट आगे और भी आप देखेंगे कि इम्पेयरमेंट का रिवर्सल भी होता है। और रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि देखो, जो रिवैल्यूएशन है ना वो हम एक कंसिस्टेंट तरीके से नहीं करते हैं। रिवैल्यूएशन क्या है ना कि इम्पेयरमेंट है वो हमें हर साल के एंड ऑफ द ईयर में इम्पेयरमेंट चेक करना होता है, लेकिन जो रिवैल्यूएशन है वो कंपलसरी नहीं है कि आपको उस साल के एंड में करना ही करना है, नहीं है कंपलसरी। अगर मान लो कि एसेट को खरीदे हुए आपको काफ़ी साल हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि अब आपको रिवैल्यूएशन करना चाहिए, तो आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो वो रिवैल्यूएशन है। इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे।
क्योंकि ये रिवीजन वीडियो, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं। अगर मैं आप आज इस वीडियो को अपलोड करती हूँ ना, मीन्स 18 फरवरी को, तो आपके 15 डेज बचे हैं, 6 को है ना एग्ज़ाम। तो इसीलिए छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस बना रही हूँ मैं, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट एक ब्रशअप हो जाए आपके माइंड में, सो दैट इजी होगा रिकॉल करने में चीज़ें। तो आप ये ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं, 2x की वीडियो 2x में करके देख लीजिएगा, और 15-15 मिनट में आपके ये रिवीजन हो जाएंगे। एक दिन में आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी थ्योरीज हो जाएं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ कनेक्टेड, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके बाद में चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव है इसका, द ऑब्जेक्टिव इज to set rules to ensure that the assets of an entity are carried at no more than their recoverable amount, IS 36 पैरा 1। ये जो मैंने आपको ये पूरी राम कथा पढ़ाई है ना, ये पूरा इससे रिलेटेड था, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, चलिए अब इसके अंदर देखते हैं एक्सक्लूडेड एसेट। अब ये जो IS 36 है ना, इसके अंदर क्या नहीं आता है? इन्वेंट्रीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्रीज तो IS 2 के अंडर आती हैं। ये जो अदर स्टैंडर्ड्स है ना, उस चैप्टर में मिलेगा आपको। तो उस चैप्टर को भी आप अच्छे से उसको रीड करो, उसकी पूरा थियोरेटिकल, और वो ना मैं बहुत अच्छे से आपको करवाने वाली हूँ। सो प्लीज़ कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड, ओके। उसके बाद में IFRS 15, ये भी इसके अंदर नहीं आता है, ओके। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये रेवेन्यू वाला चैप्टर है, ओके। उसको भी बहुत अच्छे से करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स, ये टैक्सेशन वाला चैप्टर IS 12। देन एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये अच्छा, जो ये DTA होता है ना, ये तो एसेट होता है, इसीलिए ये यहाँ पे दिया है, ओके। आप सोचोगे टैक्स कैसे एसेट है, तो ये टैक्सेशन वाले चैप्टर में ये जो DTA होता है ना, ये एसेट होता है हमारा, तो ये इसके अंडर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको इम्पेयरमेंट है उसका चेक करेंगे हर एवरी ईयर, नो, नहीं करेंगे। उसके बाद आता है एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IS 19 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम, ये तो देखो FR से एक्सक्लूडेड है, ओके। सो इसके अंदर नहीं आता है। ये फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 9। देन फाइनेंशियल एसेट्स, ये आई गेस ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है ना, उसके अंदर है ये, ओके। IFRS 9 है वो, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो IS 40 के अंदर में आती हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके माइंड में ब्रशअप हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में है नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ये IFRS 5 है। और ये जो चैप्टर आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, एसेट हेल्ड फॉर सेल, और इजी चैप्टर है ये भी कर लेंगे हम, ओके। उसके बाद में इम्पेयरमेंट, एन एसेट इज इम्पेयर्ड इफ इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द वैल्यू करंटली शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द एसेट्स करंट कैरिंग अमाउंट। तो देखो ये चीज़ तो हमने देख ही ली है कि जब एक एसेट की रिकवरेबल अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी जो वैल्यू है इम्पेयरमेंट करने से पहले, उससे जब डाउन हो गई है, तो यानी जो एसेट है वो इम्पेयर हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। और अब जो वो अमाउंट निकल कर आई है, वही उसकी कैरिंग अमाउंट होगी, करंट कैरिंग अमाउंट होगी, ठीक है। उसके बाद में रिकवरेबल अमाउंट इज टेकन एज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर वैल्यू इन यूज। तो देखो ये चीज़ जो है ना, आपके MCQs में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है वो कौन सी लोगे आप। तो रिकवरेबल अमाउंट आप लोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। यानी कि आपको एक तो दिए वैल्यू इन यूज, यानी जो एसेट की वैल्यू इन यूज है ना, वो है 20, ठीक है। 20 है, 20 मिलियन मान लो,
कुछ भी मान लो, 20 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद में फेयर वैल्यू आपको दी है 15, ठीक है, लेकिन नहीं 15 नहीं देते, बहुत कम हो जाएगा। फेयर वैल्यू आपकी दी है 22, ठीक है, और उसकी कॉस्ट टू सेल आपको दी है 3। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है पिद्दी सा, हो सकता है कुछ बच्चे स्किप भी कर दें इसको एग्जाम से पहले, ठीक है, इसीलिए ये गलती नहीं करनी है अपने को। यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से भी, और बड़े क्वेश्चन पे भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फेयर वैल्यू जो है इम्पेयरमेंट की, और उनको पता है हाइयर वाली लेनी है, वो ये ले लेंगे, फेयर वैल्यू तो है ही और हाइयर भी है, ये ले लेंगे। ये रॉन्ग होगा, पूरी तरह से रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और कॉस्ट टू सेल है हमारी 3। अब 22 में से 3 निकालेंगे तो 19 बचेगा। अब बताओ, अब हाइयर कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये वाली होगी ना, तो आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखो कितना मतलब, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं अगर आता ना, तो इसे पूरा गलत हो जाता है आंसर। उसके बाद में एन इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट इफ कैरिंग अमाउंट इज हायर देन रिकवरेबल अमाउंट। अब देखो कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, यानी अगर ये 100 है कैरिंग अमाउंट हमारी एग्जिस्टिंग में, और ये 80 आ रहा है, तो इम्पेयरमेंट हो गया। लेकिन अगर उल्टा होता है, अगर कंडीशन ये होती है कि कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा, तो उस कंडीशन में तो इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट हुआ है। तब हमें ये देखना है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर है या फिर वैल्यू इन यूज, जो कि मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, यानी एनआरबी का कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो देखो जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, इंडिकेशंस इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पेयरमेंट करना है तो वो इंडिकेशन होने ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन नहीं दिया हो, लेकिन बिजनेस में आपको ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, ये तीनों चीज़ें दी हुई है, तो समझ जाना कि उनका एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करना ज़रूरी है। जैसे कि गुडविल, गुडविल का एनुअल इम्पेयरमेंट होता है। इनटेंजिबल एसेट्स विद एन इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ, ये एमसीक्यूज में आते हैं ये चीज़ें, तो इसको ध्यान में रखना कि कोई एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ इनडिफाइनाइट है, तो उसको इम्पेयरमेंट रिव्यू में देना होगा एनुअली। देन एन इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, कोई इंटेंजिबल एसेट है जो कि अभी यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। IS 36 requires annual impairment review for these assets, irrespective of whether there is an indication of impairment. इंडिकेशन हो या नहीं हो, इनका एनुअली इम्पेयरमेंट करना जरूरी है। देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यहाँ पे द रिकवरेबल अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी जो है हमें। देन एसेट शुड बी रिटर्न डाउन टू रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट जो होगी ना एसेट को हमें उसी अमाउंट में रिकॉग्नाइज करना है या रिटर्न डाउन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ओसीआई में नहीं जाता, ये पी&एल में जाता है। तो ये मेजरमेंट रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये पढ़ के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। लास्ट ईयर में आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हुआ था 100, यहाँ पे कितना ले हम, चलो 10 का ले लेते हैं, छोटा अमाउंट ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं। और इस साल में आपका लॉस जो हुआ है वो हुआ है 15 का, ठीक है, 15 का लॉस हुआ। अब ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये किस में गया होगा, ओसीआई में, ओसीआई में रिकॉर्ड करा होगा ना हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को। तो अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई में रिकॉर्ड करा है, लॉस है 15 का। अब बताओ ये कहाँ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऑब्वियसली मैम आपने कहा था ओसीआई में नहीं जाता, तो ये कहाँ जाएगा, पी&एल में। नहीं, अभी रुक जाओ, सब्र करो। 15 जो है पूरा पी&एल में क्यों जाएगा, जब हमारे पास लास्ट ईयर का रीवैल्यूएशन है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे ना। हमारा लॉस कुछ तो कम हो, कुछ तो कम हो लॉस। कंपनीज यही सोचती हैं कि लॉस कैसे कम दिखाया जाए।
और जीएसटी टैक्स वगैरह के मामले में कुछ अलग है, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो उनको दिखाना है ना कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, लॉस नहीं है, तो एडजस्ट कर देंगे लास्ट ईयर के रीवैल्यूएशन से। अब इस साल का लॉस जो है 15 हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस 10 का है, तो कहाँ तक एडजस्ट करेंगे? 10 तक एडजस्ट कर देंगे, बाकी का जो 5 बचेगा ना वो पीएनएल में लेके जाओ, ओसीआई आपका क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस था वो तो एडजस्ट हो चुका है लॉस से, तो अब कुछ बचा ही नहीं है ओसीआई के पास में, इसलिए ये अब चला जाएगा पीएनएल में जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है। और उसके बाद में ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग से ये आपने कर ही ली होगी। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूसरा आ जाता है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पहले हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा था, अभी रिवर्सल हो गया। मान लो एक साल में आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 20 का, और इस साल में आपको ये ज़ीरो नहीं बनता मुझसे, इस साल में आपका इम्पेयरमेंट रिवर्स हो चुका है, इस साल में आपको 25 का गेन हुआ है, तो 20 का जो लॉस है वो लास्ट ईयर से एडजस्ट कर दो, और फिर टोटल आपका फाइनल जो रिवर्सल आएगा वो आएगा 5 का। अब ये कहाँ जाएगा, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, चलिए देखते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ impairment losses is based on prediction of what may happen in the future। सही तो है, फ्यूचर के प्रिडक्शन पे तो हम देखते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेस में इम्पेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन होता है। समटाइम्स एक्चुअल इवेंट्स टर्न आउट टू बी बेटर देन प्रिडिक्टेड। हमने प्रिडिक्ट करा था इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं होगी, ये ट्रेंड चला जाएगा कुछ सालों में, तो हमने इम्पेयरमेंट कर दिया, लेकिन वही ट्रेंड वापस से आ गया है, तो प्रिडिक्शन से अच्छा हो गया, turned out to be better than predicted। If this happens previous the recoverable amount is recalculated, तो recoverable amount फिर से कैलकुलेट करेंगे, and the previous write down is reversed। ये इंडिकेटर्स है इम्पेयरमेंट रिवर्सल के, जैसे कि एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, या फिर टेक्नोलॉजी और मार्केट और इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट जो है वो अगेंस्ट नहीं होकर फेवरेबल में चेंज हो गए होंगे, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कम हो गया होगा, फेवरेबल चेंजेस इन द यूज ऑफ एसेट, एसेट को यूज करने में फेवरेबल चेंजेस आ गए होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई होगी, ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। और ये इलस्ट्रेशन है रिवर्सल का, ये आप चेक कर लीजिएगा। Then CGU, what is CGU? Cash generating units। When assessing the impairment of asset, it will not always be possible to base the impairment review on individual asset। ज़रूरी नहीं है हम एक individual asset पे ही impairment करें, ये possible ही नहीं है क्या? The smallest identifiable the smallest identifiable group of assets that generates cash flow that are largely independent of the cash inflow from other assets according to IS 36 पैरा 6। ये और इसके अंदर कैलकुलेशन भी दिया है CGU का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज्यूमिंग द कैश जनरेटिंग यूनिट इज वन एसेट, एक ही एसेट है यही एज्यूम करेंगे, उसके बारे में कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से। अगर कैरिंग अमाउंट हमारा ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट हुआ है। Then previously an impairment exists where the carrying amount exceed the recoverable amount। Then impairment of CGU, अगर impairment होता है किस किस पे होता है, deal with any specifically impaired asset first then impair the CGU। IS 36 requires that an impairment loss attributable to CGU should be allocated to write down to the asset। सबसे पहले तो परचेज गुड्स को दे देंगे, ठीक है, सबसे पहले ये अब आपका ब्रशअप हुआ होगा ना ये वाला कॉन्सेप्ट देखकर। सबसे पहले हम किससे चार्ज करेंगे, परचेज गुडविल से चार्ज करेंगे। देन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इतना डिटेल से इसको समझाऊंगी, तो फटाफट से करते हैं इसको। देन अदर एसेट्स इंक्लूडिंग अदर इंटेंजिबल इन द CGU और प्रो, उसके बाद में प्रो राटा बेसिस पे, लेकिन इसके अंदर है ना करंट एसेट्स एक्सक्लूड होंगी, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स दी हुई हो ना तो उन पे आप कैलकुलेट नहीं करोगे, उन उन पे चार्ज नहीं करोगे आप इम्पेयरमेंट, ठीक है। इम्पेयरमेंट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट विल बी आर्टिब्यूटेबल टू परचेज गुडविल एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स और बाकी जो भी एसेट्स हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद में आपको ये इलस्ट्रेशन दिया है, ये भी दिया है,
ज़रूर से कर लीजिएगा। आप एक बार और कर लेंगे ना तो क्या है, आपका ब्रशअप हो जाएगा। ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट्स में करवा दूंगी, बट चैप्टर को डिटेल में हमने थ्योरी को कॉन्सेप्ट में डीप में जाके पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं, और अगर आप चाहते हैं मैं हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊं, मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।